नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव में आज महागठबंधन ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी कल्पना बीजेपी ने शायद नहीं की थी। खास बात यह है कि महागठबंधन अभी कई और दांव चलने को तैयार बैठा है, यानी बाजी किसी भी तरह बीजेपी के हाथ न आए इसकी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी को नुकसान के साथ साथ अब यह भी तय हो गया है कि बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार की पारी खत्म हो गई है। आप जानते हैं कि आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो, और तेजस्वी यादव होंगे बिहार के मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन की जीत होती है तो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करते हुए अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनकी जुबानी सुनते हैं। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तो ऐसा व्यक्तित्व तो सुन रहे थे आप, यहां एक ऐसा व्यक्तित्व नौजवान है, लंबी पारी खेल सकते हैं ये, क्योंकि नौजवान है और सबसे बड़ी बात कि अपनी बातों पर खरे उतरते हैं, यानी जो कहते हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ये तेजस्वी यादव के लिए यहां कह रहे थे अशोक गहलोत। जो बात पहले से जानी समझी हुई थी उसे औपचारिक तौर पर कब कहा जाएगा इसका सबको इंतजार था, और आज ये बात पूरी हुई, वो इंतजार पूरा हुआ। लेकिन बीजेपी तो इस इंतजार में बैठी थी कि इस मुख्यमंत्री के चेहरे पर महागठबंधन में लड़ाई होगी। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के कारण महागठबंधन कमजोर होगा या टूट जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी का दिल टूट गया है। सम्राट चौधरी तंज कस रहे हैं कि लालू यादव ने जबरदस्ती अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और सभी पार्टियों को एक तरह से टॉर्चर किया है। उधर केसी त्यागी कह रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया है। और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतना लड़कर झगड़कर, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पर डर दिखाकर अगर आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया गया तो क्या स्वीकार किया गया। ये प्रतिक्रियाएं दोस्तों बता रही हैं कि बीजेपी और एनडीए के बाकी नेता अब डर गए हैं कि उनके हाथों से सत्ता निकल रही है। अगर बीजेपी को अपनी जीत का यकीन है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा और कौन नहीं होगा, क्योंकि सीएम तो तभी होगा ना, तभी बनेगा कोई भी जब सरकार उसके गठबंधन की बनेगी। और अभी एनडीए की बातों से दिख रहा है कि अब उसे भी भरोसा हो गया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। वैसे तेजस्वी यादव ने इस ऐलान के बाद अपने सपने की बात कही है। आइए जरा सुन लेते हैं इस ऐलान के बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, अपने सपनों की बात क्या कही है, जरा सुन लीजिए। आपका नाम? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और लालू जी, राबड़ी देवी जी, बेबी साहब, डी राजा साहब, आईपी गुप्ता जी, मुकेश सहनी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं। और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एक बिहार होकर के सोचना पड़ेगा। हम टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते हैं और हम कच्ची बात नहीं करते हैं। मैं जुबान का पक्का हूँ और करने का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। और मैं बिहार की जनता से बस इतना ही कहूँगा कि बिहार की जनता आशीर्वाद दे, ताकत दे, ताकि तेजस्वी जो है बिहार से
बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करे, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अपराध से मुक्ति दिलाने का काम करे, पलायन, महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम करे। मेरा बस यही एक सपना है कि बिहार को नंबर 1 बनाने का। तेजस्वी जी, जो लोग कह रहे थे कि कब तो सुन रहे थे आप, हमारा सपना, मेरा सपना बस यही है कि बिहार को नंबर 1 बनाया जाए, सीएम यानी चिंता मुक्त बिहार के 14 करोड़ लोगों को किया जाए। और यहां बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार की बात, ये कह रहे हैं कि ये सब घुसखोरी, इन सबको दूर करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पूछा है कि जो ऐलान इस खेमे में हो गया है वही एनडीए की तरफ से अमित शाह क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी नीतीश को धोखा क्यों दिया जा रहा है। आइए जरा सुन लीजिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को। ये किसने कह दिया आपको? कुछ नहीं। डिप्टी सीएम कांग्रेस के अरे तो अभी जिस हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जीतने दीजिए। जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे? सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। तो आंकड़े कुछ बताएंगे आप? इतनी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, महागठबंधन कितनी सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। कितनी सीटें? मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं सीट कितनी जीत रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं जीत कितनी रहे? जितनी जीतने के लिए, जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा। जादुई आंकड़ा पा रहे हैं आप लोग? उससे कहीं आगे। नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि सीएम कौन होंगे एनडीए? वो तो एकनाथ शिंदे जी भी सीएम थे, फिर कहाँ हुआ? अब थे में ही रह गए, अब तो नहीं है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है धोखा देने की। पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, तो नीतीश बाबू क्या है? नीतीश बाबू को तो धोखा दे चुके हैं। तो सुन लिया आपने बेबाक यहां पर अपनी बात रखते हुए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये पुरानी आदत है धोखा देने की। पूरे देश को धोखा दे रहे हैं तो अपने लोगों को धोखा देकर ही क्या करेंगे। कुल मिलाकर महागठबंधन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अब चुनावी हालात एकदम से बदल दिए हैं। अब एनडीए सारी ताकत तेजस्वी को घेरने में किस तरह लगाता है यह देखना होगा। इधर आगे की रणनीति भी महागठबंधन ने बना ली है। चुनावों के बाद अगर सरकार बनती है तो फिर सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, यह घोषणा भी हो गई है। यानी डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ सकती है। यह भी तय हो गया है कि महागठबंधन 28 अक्टूबर को पटना में संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा। इसी 28 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी करेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले चरण के मतदान से पहले और उसके बाद दूसरे फेज की सीटों के लिए संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी छठ पूजा के बाद 28 अक्टूबर को ही, जिस दिन छठ पूजा का समापन है, उसी दिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। ये तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। और इधर आज जेडीयू को एक और झटका लगा है, यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उनको एक बड़ा झटका लगा है जब जेडीयू के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने नबीनगर से इस बार शिवहर विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया है और इससे जेडीयू के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। और जिस तरह जेडीयू के खिलाफ खुलकर नाराजगी दिख रही है, उससे नीतीश की कमजोरी ही सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार कितने कमजोर हो रहे हैं और आज इस ऐलान के बाद क्या महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार के पलटी मारने की संभावनाओं को भी समाप्त कर दिया है? आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि महागठबंधन ने एक झटके में चुनावी बाजी अपने नाम कैसे कर ली और अब हाथ मल रहे हैं कैसे नीतीश बाबू। इन सब पे चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव से कैसे बिहार चुनाव से पहले पलट गया है वहां का खेल, यह समझने की कोशिश। महागठबंधन का जो बड़ा दांव है कल से लेकर आज तक, इस दांव से कैसे निपटेगी बीजेपी, कैसे निपटेगा जेडीयू, कैसे निपटेंगे नीतीश कुमार तेजस्वी के इन दावों और वादों से।
इन सब की बात आज करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इधर दिल्ली से 3 साथी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। उधर पटना से जुड़े हुए हमारे साथी प्रेम कुमार जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी सीधे आना चाहता हूं। सबसे पहले इधर शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपकी पैनी निगाह रही होगी, शकील जी आपकी भी और प्रेम कुमार जी आपकी भी। दिल्ली से आखिर कहा यह जा रहा है, जरा इसका जवाब भी चाहता हूं कि लालू यादव ने कांग्रेस को झुका दिया। लालू यादव ने अशोक गहलोत को कहा कि पहले मेरे सुपुत्र का नाम आप ऐलान किए, उसके नाम का ऐलान कीजिए वरना हम ये गठबंधन खत्म। जरा इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस पार्टी से कोई ऐसी चर्चा हुई है क्या? आपकी बातें होती हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि ये बात सुबह से चल रही है। लेकिन दूसरी बात, विश्लेषण करें हम कि इसके क्या मायने हैं जो महत्वपूर्ण है। और मैं जान रहा हूं कि मेरे पहले सवाल का जवाब क्या होगा, इसलिए दूसरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि विश्लेषण करें हम कि आखिर इस दांव का, और जिसमें पहले से घोषणा, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन पहले से अमूमन ये घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन यहां घोषणा का क्या मायने हैं और इससे पिछले 3 दिनों से जो चीजें चल रही हैं उसमें महागठबंधन में की ताकत में कितना इजाफा हुआ है इससे। शकील जी। जो कहने वाले हैं वह न तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद पे चाहते हैं, न महागठबंधन में से किसी को पद पे चाहते हैं और न नीतीश कुमार को पद पे चाहते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सबको मालूम है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री क्यों, अगर 2 अनाउंस कर देते तो वो कहते 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, बहुत सारे वर्ग हैं, इस वर्ग का क्यों नहीं, उस वर्ग का क्यों नहीं। तो कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन इन सब बातों से फंसने वाली नहीं है। ये सारी चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। न लालू ने झुकाया है, न कांग्रेस झुकी है। तेजस्वी एक ऐसे स्वाभाविक उम्मीदवार हैं जैसे बहुत कम लोग होते हैं, और न केवल बोनाफाइड स्वाभाविक बल्कि अनिवार्य। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन? आरजेडी। अगर महागठबंधन जीतता है सबसे ज्यादा सीटें किसकी आएंगी? आरजेडी। आरजेडी। पिछली बार नंबर 1 थी वो 2020 में जी। इससे इससे पहले 2015 में नंबर 1 थी वो। पिछले 2 चुनावों में न बीजेपी नंबर 1 आई है न जेडीयू आया है, आरजेडी आ रही है। तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें उसकी आएंगी और उसमें केवल एक नेता जो सबको स्वीकार्य है आरजेडी में, तेजस्वी यादव। तो दूसरा कहां से लाओगे भैया? पर्ची तो चलती नहीं है यहां पे, क्या पर्ची निकाल लो यहां पे? तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। और जोड़ दीजिए शकील जी, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए आपकी बात। 2 बार का उप मुख्यमंत्री, 2 बार का उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया है, मेरे काम मेरी पहचान है, उन्होंने करके दिखाया है। 5 लाख नौकरियां पूरे देश में रिकॉर्ड है। अभी तक लोग सिर झुल रहे हैं, अभी तक परेशान है, दी और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। बिहार के अंदर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी हैं। तो तेजस्वी, देखिए, तेजस्वी युवा नेताओं में एक बड़े अद्भुत गुण वाले हैं। हमने कभी लिखा था स्टेट बैट के खिलाड़ी। हमने तेजस्वी को नेशनल स्टेडियम में दिल्ली के बहुत प्रैक्टिस करते हुए देखा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लड़के वहां प्रैक्टिस करने आते थे, मंत्रियों के, बहुत बड़े बड़े नेताओं के। लेकिन उसमें तेजस्वी एक ऐसा था जो पूरी डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करता था। और हम लालू जी का दुख भी देखा है, बड़े दुखी होते थे, रेल मंत्री थे, कि मेरा बेटा इतना पसीना बहा रहा है, मेरे बेटे को टॉवल लेके जाना पड़ता है। खैर, वो बाप का दुख होता है, हर बाप का होता है, वो उसमें लालू जी का कोई नया नहीं था। तो तेजस्वी जो है स्टेट बैट का खिलाड़ी है, क्रॉस बैट का खिलाड़ी नहीं है।
इसीलिए उसने कहा कि अगर मेरा साया भी गलती करेगा तो सजा से वो भी नहीं बच पाएगा। और उन्होंने जो प्रायोरिटी घोषित करी वो क्या है? बेरोजगारी नंबर 1। बीजेपी का कोई नेता आज कह दे कि हमारी प्रायोरिटी बेरोजगारी है। बिहार के युवाओं की पहली प्रायोरिटी है बेरोजगारी, और उसी को तेजस्वी एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी उससे मुंह चुरा रही है। नंबर 2, उन्होंने कहा घूस। घूस पे हम लगातार बहुत दिनों से बोल रहे हैं, आज तेजस्वी नंबर 2 पे उसको लाए। बिहार को जानने वाले जानते हैं कि घूस ने वहां नाक में दम कर रखी है। घूस हर जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन बिहार में इस तरह से कभी नहीं थी। बिहार की सामाजिक संरचना बहुत ही अलग किस्म की है और लोग उसको थोड़ा कम ही समझते हैं। आप यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से बिहार की तुलना कर ही नहीं सकते। वहां के सरनेम से आप मालूम कर ही नहीं सकते कि जाति क्या है। वहां सरनेम और जाति में कोई तारतम्य नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं बिहार में, और इस चुनाव में दिख रहा है। क्योंकि एक बात है कि बिहार के अंदर हमने जो बताया कि 2 बार से तेजस्वी आरजेडी नंबर 1 पार्टी आ रही है, और ये नंबर 1 आना और सत्ता में नहीं पहुंच पाना, क्या ये बिहार की जनता को दिख नहीं रहा है? बिहार की जनता को दिख रहा है कि नंबर 1 पार्टी आ रही है और सत्ता में नहीं आ रही, इसीलिए तेजस्वी ने कहा है। तो ये जो है बहुत सोच समझ के निर्णय हुआ है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के निर्णय किया है। अशोक गहलोत यहां तो सबसे मिलकर गए ही थे, वहां उन्होंने सबसे मिला, और जो नेचुरल था, जो स्वाभाविक था, वो उन्होंने किया। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी का भी दावा बनता था, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कौन समझ रहा है कि सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेगा? सबको मालूम है, जिससे ये बात सबको मालूम थी कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे सबको मालूम है कि 1-2 और उप मुख्यमंत्री बनेंगे जी, समाज के दूसरे वर्गों से भी बनेंगे। दूसरी एक खास बात और बता दें आपको, जो एड्रेस नहीं हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसपे थोड़ा बोला भी नहीं गया, क्योंकि वो एक बड़ा नाजुक विषय था। नाम वापसी की आज आखिरी तारीख थी जी। जो कहा जा रहा था कि इतनी सीटों पे महागठबंधन के लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, वहां से नाम वापसी की खबरें आने लगी। ये काम अंदर ही अंदर कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सहनी, लेफ्ट सब मिलकर कर रहे थे। लेकिन ये घोषित करने का काम इसलिए नहीं है कि मामला इतना फंसा हुआ होता है, कैंडिडेट आपका घोषित कर चला जा चुका होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम चुका होता है, तो वापस करवाना थोड़ी सी मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें, जो अभी तक हमें खबरें मिली है, कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने वारसलीगंज नवादा जिले में है, वहां से नाम वापस ले लिया है। वहां आरजेडी के साथ उसकी फाइट हो रही थी। मंटन सिंह है कांग्रेस के, उन्होंने नाम वापस लिया। अनीता सिंह आरजेडी की हैं, अब वो लड़ेंगी। और वीआईपी के भी तारापुर से एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है। इसी तरह और भी जगह से अभी कुछ खबरें आ रही है पूरी टेल, क्योंकि 122 सीटें हैं सेकंड फेज में, बहुत दूर दूर की सीटें हैं, आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि काफी सीटों पर जो है आज जो है ये भी हो जाएगा। इसके बाद उन्हें ये भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं। और ये जो बात है कि लालू ने कांग्रेस को झुका दिया, कांग्रेस के सबसे स्वाभाविक साझेदार हमेशा से लालू यादव रहे हैं। 2015 के चुनाव में तो हमने यहां बताया होगा, बात रिपीट हो जाती है, कई बार अच्छा ही लगता। हमारे सामने ही सोनिया जी और लालू जी की बात हुई थी सारी की सारी, हम ही उसके गवाह थे, और लालू जी ने हम ही से कहा था देखिए ये मानती नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं ये, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लालू ने कांग्रेस को झुका दिया जी। कांग्रेस को कौन झुका सकता है, किसी पार्टी को कोई क्यों झुका सकता है, कैसे झुका सकता है, झुकाने का सवाल उठता। कांग्रेस किसको बना देती? कांग्रेस खुद 60 सीटों पर 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस कहीं बाहर से लाती सीएम बनाने के लिए? तेजस्वी से अच्छा उम्मीदवार लेफ्ट को कहीं मिलेगा, कांग्रेस को कहीं मिलेगा, मुकेश सहनी को कहीं मिलेगा, युवा है। और अशोक गहलोत बहुत ही सीनियर नेता है, उन्होंने देखिए बात को किस तरह पेश किया। उनका लंबा करियर है, इसका फ्यूचर है इसका। चूंकि क्रिकेटर रह रहा है तेजस्वी, इसलिए क्रिकेट में जो चयन होता है तो उसमें लंबे फ्यूचर वाले को ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि जो लंबे टाइम तक देश के लिए खेल सके, उसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाए
वो पूरा आ सके। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन रहा महागठबंधन के लिए और चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। मिलकर सारा चुनाव प्रचार करेंगे, संयुक्त घोषणा पत्र आ जाएगा, कहीं कोई बात नहीं है। एक इस बात को लेके ये भी गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पे बेवजह का तूफान बना हुआ था कि साहब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, तो आज वो भी कर दिया। अब बोलिए आप क्या बोलेंगे। आज शाम से या कल सुबह से, या हमने गोदी मीडिया देखा नहीं, अखबार सुबह जरूर देख लेंगे हम, लेकिन टीवी तो अभी देखा नहीं हमने, तो बहुत सारी चीजें चला रहे होंगे वो, तो चलाएंगे वो, लेकिन उनके चलाने से अब कुछ होगा नहीं। ये सब उनका जो है बहुत ही निराशाजनक प्रतिक्रियाएं होंगी वो, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। ले देखे एक चेहरा है बीजेपी के पास, वो गिरिराज, तो गिरिराज को कर दे अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, बहुत अच्छा है वो। सम्राट चौधरी तो एक्सपोज हो गए, उनकी डिग्री सब सामने आ गई है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो उनको कर दे वो। तो देखते हैं बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार घोषित करती है। नीतीश को कर दे, बहुत अच्छा है। नीतीश को नहीं कर रही तो अपने यहां से किसी को कर दे। ये उनके खेमे का मामला है, लेकिन यहाँ पर गिरिराज हो या सम्राट हो, मामला ये बनता है कि आखिर नीतीश कहाँ हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर आप मुख्यमंत्री रहते, चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो जिता के ले आते हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश को आखिर आप शिंदे बनाना चाहते हैं क्या, देखा जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ है बिहार की गलियारों में इस आज के घटनाक्रम की चर्चा। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आज की घटना जो है फेस, मुख्यमंत्री फेस का ऐलान करना, एक तो बहुत दिन से डिमांड हो रही थी, एनडीए डिमांड कर रहा था, जनता की बात छोड़ दीजिए, एनडीए डिमांड कर रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ, मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ। तो आज महागठबंधन ने मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा बता दिया है और ये रख दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। और इसके साथ ही घटना इधर घटी है, लेकिन प्रतिक्रिया एनडीए में होनी स्वाभाविक है। प्रतिक्रिया एनडीए में हो रही है, लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान जारी हो रहे हैं। तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है, नवी फेल है, वो कैसे नेतृत्व कर सकता है। लेकिन अब वो बात रही नहीं जो कुछ समय पहले थी, क्योंकि इस बीच प्रशांत किशोर ने ये काम तो किया ही कम से कम कि सम्राट चौधरी के पुराने मामले को सामने ला करके रख दिया कि आपका डिप्टी सीएम जिस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट पर है या मैट्रिक का पास किया पता नहीं, कम से कम तेजस्वी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की उन्होंने, कि कोई फर्जी डिग्री है उनके पास, कि उन्होंने क्या किया। नवी फेल आप कह सकते हैं। भाई राबड़ी देवी तो ये थी, अंगूठा छाप थी। देवीलाल जी भी वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी पीएम बने, वो भी अंगूठा छाप थे, लेकिन उन लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला था, कोई गलत डिग्री नहीं दिखाई थी। तो इसलिए ये सवाल भी मिथ्या हो जाता है। जैसे आप सवाल उठाते हैं तेजस्वी पर, उल्टा सवाल आपकी ओर चला जाता है। इसके बाद एनडीए गठबंधन की एकजुटता का डंका पीटा जाता है। आज कह रहे हैं कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट क्या होती है। चलिए ठीक है, फ्रेंडली फाइट का नुकसान भी होता है तो महागठबंधन खुद झेलेगा। अगर वो उन सीटों पर तालमेल नहीं होता है तो वो अपने एक उम्मीदवार नहीं होते हैं। लेकिन क्या कोई इस बात की चर्चा करता है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में जाकर, जो एनडीए का पार्ट है, उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, वो बिहार में जाकर 40 सीटों पर क्या कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कोई इस बात को पूछ सकता है कि जो अजित पवार जी की पार्टी है एनसीपी, वो 29 सीटों पर बिहार में जाकर के क्या कर रही है, फ्रेंडली फाइट कर रही है कि डायरेक्ट फाइट कर रही है, क्या कर रही है। ये एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन कोई सवाल उठता नहीं है, उठाता नहीं है। यहाँ महागठबंधन में कम से कम एक बात हुई है कि अधिकतम सीटों पर सहमति बन गई है और कुछ सीटें हैं जहां दोनों उम्मीदवार सामने हैं। उसमें लालगंज जैसी सीटें हैं और भी बहुत सारी सीटें हैं
जिसमें लालगंज से वापस ले लिया था, लालगंज से वापस हो गया है। इधर आपको राजा पाकर में सीपीआई और कांग्रेस सामने है, वो भी है। इस तरह से कुल मिला के 8 से 10 सीटें रह गई होंगी, जिसमें लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ है। आरजेडी और कांग्रेस आपस में 4 सीटों पर हैं, और उसमें अगर वापस ले लेते हैं तो कम से कम क्या होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि पूरी सूचना जब तक नहीं आएगी उस पर कह नहीं सकते। लेकिन जब एक सैद्धांतिक सहमति बनी है तो एक कोशिश जरूर होगी, क्योंकि अब तेजस्वी की इज्जत का सवाल है। अब अगर तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके बाद भी अगर फ्रेंडली फाइट है, राहुल गांधी की प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, अब तेजस्वी की प्रतिष्ठा जाएगी। अल्लावरू की प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, अब तेजस्वी की प्रतिष्ठा जाएगी कि आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो आप फ्रेंडली फाइट को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसको उनको देखना पड़ेगा। और आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, इसके बाद भी चीजें सेटल होती हैं। नाम वापसी का आखिरी, नाम वापसी का आखिरी दिन था, तो उसके बाद भी चीजें सेटल होती हैं, वो देखी जाएंगी। लेकिन एक दिन पहले जीविका दीदी की जो घोषणा तेजस्वी यादव ने की, 1,40,00,000 महिलाओं के लिए जो एक स्थायी 30,000 रुपए की नौकरी का वादा किया, वो एक बहुत बड़ी पहल घटना कह सकते हैं इस चुनाव की, जो कि इस चुनाव में बदलाव का कारण बन सकता है। और उसके बाद तुरंत बाद एक बहुत बढ़िया अलायंस लेकर के अगले ही दिन सामने आ गए कि अब कोई दिक्कत नहीं है, सब एक हैं। और आने वाले समय में जब कॉमन घोषणा पत्र लेकर के, मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे तो एक मजबूत अलायंस चुनाव लड़ता हुआ सबको नजर आएगा। दूसरी तरफ इसके पॉलिटिकल मायने को भी देखें तो महागठबंधन ने एक भारी रिस्क लिया है, और वो रिस्क लिया है नीतीश कुमार को हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ऐसा बोलने का, संदेश देने का रिस्क लिया है। रिस्क शब्द इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जब कुछ चुनाव के बाद कुछ सीटों का इधर उधर होता है तो उसमें नीतीश कुमार आकर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लोगों को बनाना पड़ जाता है। तो अब महागठबंधन ने तय किया है कि चाहे जो हो जाए, हम नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा? इस फैसले से बहुत कुछ चीजें होंगी। इससे यह होगा कि नीतीश कुमार जो बीजेपी को ब्लैकमेल करते थे कि तुम नहीं बनाओगे तो हम महागठबंधन चले जाएंगे, वहां पर भी उनकी ब्लैकमेलिंग की पावर जो है वो खत्म होगी। और नीतीश कुमार जो ऐसे ही बीजेपी में बहुत कमजोर स्थिति में है, उनकी पार्टी अंदर से स्प्लिट हो चुकी है, अब इस स्थिति के बाद और कमजोर हो जाएगी। तो जनता के बीच में जो लोगों को, नीतीश समर्थकों को लगता रहा है कि भाई नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे ये जीते चाहे वो जीते, बनेंगे तो नीतीश कुमार, तो ये मैसेज जो है अब खत्म होगा। तो नीतीश के समर्थक वर्ग में एक मायूसी होगी और उसमें भगदड़ भी मचने के आसार रहेंगे। ये एक नई राजनीतिक स्थिति महागठबंधन के इस स्टेप से बनता है, दिखता है जी। और एक बात और कि अगर आने वाले समय में कोई ऐसी रणनीतिक चूक न करें, पूरी स्ट्रेंथ लेकर के अगर महागठबंधन चुनाव प्रचार में आए, पूरी स्ट्रेंथ का मतलब कांग्रेस की पूरी स्ट्रेंथ, लेफ्ट की स्ट्रेंथ, आरजेडी की स्ट्रेंथ, सब कंबाइंड एफर्ट्स करते हुए दिखे और मैसेजिंग करते दिखे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जी जी जी, बहुत सही आप कह रहे हैं कि पूरे स्ट्रेंथ के साथ, और खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को यहां बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा, ये तो साफ दिखाई देता है। क्योंकि राहुल गांधी की एक अलग छवि बन चुकी है और चुनाव प्रचार में मोबिलाइज करने में, वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में काफ़ी वो आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो अब देखा जाएगा कि इसके बाद जो बचे हुए लगभग 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में राहुल गांधी क्या गुल खिलाते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं आज के इस घोषणा को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और इससे एक बात जो यहां प्रेम कुमार जी कह रहे थे उस बात को भी थोड़ा आगे यहां आपके जरिए बढ़ाना चाहूंगा कि अब क्या नीतीश के लिए टोटली महागठबंधन की तरफ से फुल स्टॉप कह दिया गया है इस घोषणा के बाद? जी देखिए राजीव जी, इसको अगर कुछ महीने पहले जाएं
तो एक सिलसिलेवार महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, बिहार में महागठबंधन सिलसिलेवार ढंग से लगातार न्यूज स्पेस में, पब्लिक डोमेन में डोमिनेट कर रहा है। पहले वोट चोरी का मामला उठाया गया, यात्रा निकली, वो यात्रा कामयाब हो रही, उसने बिहार में एक वोट चोरी के मुद्दे को स्थापित किया। और केवल यही स्थापित नहीं किया, सीधा संवाद राहुल गांधी से हुआ। तेजस्वी का तो रहता ही है क्योंकि वो बिहार के हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव एक अपनी यात्रा लेकर निकलते हैं, उसको भी अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसके बाद तेजस्वी यादव बड़ी घोषणा करते हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे। उसके कुछ दिन बाद वो एक और दूसरी बड़ी घोषणा करते हैं, जो कल किया उन्होंने, कि जो ग्राम सेविका हैं वहां पे, जीविका दीदी और दो घोषणाएं कल हुई हैं। एक जीविका दीदी वाली घोषणा 30,000 रुपए पर मंथ, और दूसरा संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट नियुक्ति उनकी। हाँ, तो उसके अलावा भी तमाम घोषणाएं उन्होंने की। आज जब वो उनका नाम घोषित हुआ तो उन्होंने उसके साथ साथ आप देखिए कि बिहार के रोड मैप का पूरा खाका उन्होंने बताया कि कैसी इंडस्ट्री, एग्रोबेस इंडस्ट्री होगी, क्या क्या एजुकेशन में वो क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में क्या करने जा रहे हैं। एक बड़ा एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। तो अब आप देखिए गठबंधन अपनी जगह मजबूत है क्योंकि सारे नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। गठबंधन के पास मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं घोषित रूप से। उनका एक पार्टी का विजन भी सामने है और 2 बार पूरे बिहार में संवाद भी हो चुका है, मुद्दे स्थापित हो चुके हैं। अब जरा आप एनडीए की तरफ आइए तो सिवाय घुसपैठिए के हिंदू मुसलमान के अलावा उधर से कुछ आया नहीं है। बिहार में वो पिछले 20 साल में उनकी सरकारों ने क्या किया, क्या उपलब्धियां, उसकी भी कोई गिनती नहीं। अमित शाह भी गए थे, कोई गिनती नहीं कराई। आगे वो क्या करेंगे उसका भी कोई रोड मैप नहीं दे पा रहे बीजेपी। अब उनके ऊपर दबाव अलग से आज से बन गया कि अब आप नीतीश कुमार को घोषित करें। ये दबाव लगातार बीजेपी पे रहेगा और बीजेपी घोषित नहीं करेगी, ऐसा लगता है मुझको। हो सकता है कल उनको मजबूरी ऐसी व्यवस्था लगे कि उनको करना पड़ रहा है, अगर उनको लगे कि इससे चुनाव में भारी असर पड़ने जा रहा है। अब उनके जो मुख्य प्रचारक होंगे वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। वो क्या एजेंडा लेकर आएंगे? घुसपैठिए। वो एजेंडा लेकर आएंगे भैंस चुरा लेंगे टाइप से कुछ एक जुमला गढ़ेंगे। कोई गंभीर बात बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए उनके पास नहीं है। अगर होती तो डबल इंजन की सरकार अब तक ले आते। जो डायरेक्ट 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की बात हुई वो हो गया ट्रांसफर, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी लकीर खींच दी। तो अब जब छठ के बाद वहां पे राजनीतिक एक्टिविटी चालू होगी, अभी तो पूरा बिहार छठ की तैयारियों में लगा हुआ है। छठ के बाद जब राजनीतिक एक्टिविटीज चालू होंगी तो महागठबंधन के पास एक एजेंडा है और उसको शुरुआती तौर पे कम से कम कैंपेन पे तो बढ़त है। ये बढ़त अब एनडीए के पास नहीं है। एनडीए के पास 3 चीजें जरूर हैं। एनडीए के पास चुनाव आयोग है, उनके पास गोदी मीडिया है और उनके पास वहां का प्रशासनिक तंत्र है। अब इससे इस महागठबंधन को लड़ना है, वो भी लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं है अगर वो उनके कार्यकर्ता और जनता जागरूक हो जाए। जनता अगर मतदाता जागरूक है तो ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर सकते। तो जनता को अगर वो जागरूक करने में कामयाब हो गए तो चुनाव जो है वो महागठबंधन का चुनाव जो है वो सेट हो चुका है। उनको केवल फिनिशिंग टचेस देने हैं रैलियों के या दोनों साझा रैलियों के और पॉलिटिकल कैंपेन के, लेकिन उनका एजेंडा लगभग जो है वो पूरी तरीके से सेट हो गया है कि मुद्दे क्या होंगे, विजन क्या होगा, नेता कौन होगा, सीटें कौन सी हैं,
एक दो सीटों पे चलता रहता है, वो हर राज्य में चलता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक एजेंडा सेट कर दिया है महागठबंधन ने, लेकिन क्या उधर एनडीए जिसकी बात हो रही है और लगातार हम लोग सुनना चाहते हैं कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उनकी खबरें क्यों नहीं आती हैं? नरेंद्र मोदी के भाषण सुनाई देते हैं, अमित शाह के भाषण सुनाई देते हैं, भाषण तो ले आते हैं, लेकिन अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसके बारे में खबरें इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि खबरों पर भी पहरेदारी है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने यहां सब कुछ सामने रख दिया है, खोल कर रख दिया है कि क्या कुछ हम करने जा रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी क्या प्लानिंग है, और हमारी अगर सरकार आती है तो हम कैसे बिहार को नंबर 1 बना सकते हैं, ये बता रहे थे आज तेजस्वी यादव। और इन सब के साथ क्या लगता है अमलेंदु जी कि इंडिया गठबंधन यहां इस दांव के साथ बाजी को पलटते हुए दिखाई देता है? इंडिया गठबंधन ने क्या खेल को पलट दिया है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। और क्या सचमुच यहां से नीतीश कुमार के लिए अब परिस्थितियां और यहां से बिगड़ गई हैं? बिल्कुल राजीव जी, नीतीश कुमार के लिए भी परिस्थितियां काफी बिगड़ गई हैं और बीजेपी का खेल भी खराब हो गया है। और जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, कॉर्पोरेट मीडिया, इसका भी खेल राजीव जी खराब हो गया है और दौड़ाए जाने लगे हैं अब ये बिहार में, ये भी शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आज की घटना है मुंगेर की, वो भी बताया जाएगा कि क्या हुआ। तो आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई, और ये नाम की घोषणा बड़े नेता कांग्रेस के अशोक गहलोत वहां पहुंचे, उन्होंने वहां जिस तरीके से उसकी घोषणा की और जो उन्होंने तर्क रखे, उसके बाद अब एनडीए के ऊपर दबाव बढ़ गया। और अशोक गहलोत ने कहा भी, हम लोगों ने सुनवाया भी, कि हमने तो भाई अपना बता दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव होंगे हमारे मुख्यमंत्री, हमने बता दिया। आप बताइए आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे? अब एनडीए बताइए। अब राजीव जी, ये जिम्मेदारी एनडीए के ऊपर आ पड़ी है कि आप घोषित कीजिए कि आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे। और अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी की मदद नहीं करेंगे और बीजेपी नीतीश कुमार की मदद नहीं करेगी। अभी जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि तेजस्वी का जो नाम घोषित हो गया उसके बाद जिम्मेदारी तेजस्वी की बनती है, तो तेजस्वी ने तो यह जिम्मेदारी ले ली, लेकिन एनडीए में जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यानी राजीव जी, इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में जिम्मेदारी तय हो गई कि तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है, लेकिन एनडीए अनाथ हो गया। और इसलिए अनाथ हो गया, मैं कह रहा हूं एनडीए अनाथ हो गया, क्योंकि आप अब नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने को ये नहीं कह पा रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो जब इतनी ज्यादा राजीव जी अंदर चीजें हैं, अगर नीतीश कुमार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करेंगे? बहुत एक साधारण सा प्रश्न है। हारे या जीते हुए एक अलग का मसला है, लेकिन अगर नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि किस लिए नीतीश कुमार को मदद करनी चाहिए। भाई नीतीश कुमार के बारे में जैसे कह दिया अमित शाह जी ने कि भाई हम पे तो पहले भी हमारे विधायक जाते थे, अभी भी हमारे विधायक जाते हैं, हमने बनाया हुआ है नीतीश कुमार को। तो भाई ये तो ज्यादा आपके पास महाराष्ट्र में भी थे, जब आपने एकनाथ शिंदे को के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े, तब भी आपने यही कहा था कि हमारे विधायक अभी भी जाते हैं, हमने एकनाथ शिंदे को बनाया हुआ है, बाद में बना दिया आपने देवेंद्र फडणवीस को। तो आप नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी, कौन इसकी गारंटी देगा? और आज ये सवाल राजीव जी अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव दोनों ने उठाए कि भाई नीतीश कुमार के साथ आप ये बर्ताव क्यों कर रहे हैं। और मुझे लगता है राजीव जी की नीतीश कुमार भी ये सवाल पूछ रहे होंगे मन ही मन में, सामने भले ही ना कह रहे हो, कि आखिर बीजेपी उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हुए तो नीतीश कुमार के दम पर प्रधानमंत्री बने हुए। तो नीतीश कुमार ने ऐसा बीजेपी के साथ कौन सा गुनाह कर दिया कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए नीतीश कुमार के दम पे। तो ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है अपने सहयोगियों को धोखा देने का, वो भी एक बार सामने आ गया है। और इंडिया गठबंधन अब इसको भी मुद्दा बनाकर चुनाव में जा रहा है। और ये बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। नीतीश कुमार के सामने तो संकट ये है कि उनका नाम उनके गठबंधन की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अपने सहयोगियों को भी समझाना और जनता को भी बताना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विश्वसनीय है, जो कि एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीय नहीं है। तो ये एक बड़ा संकट ये एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए बीच में आ गया है। राजीव जी, अब इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से जो भी वायदे किए जाएंगे, जो भी बातें कही जाएंगी, वो सबका एक संयुक्त प्रयास होगा, संयुक्त सबका वक्तव्य माना जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर कुछ वायदा करते हैं, क्या वो नीतीश कुमार का वायदा भारतीय जनता पार्टी का वायदा भी समझा जाएगा?
नीतीश कुमार अगर आज कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा? यही ये सवाल उठता है राजीव जी। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम सबको पक्की नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे हर परिवार में व्यक्ति को, तो ये महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव का वायदा है। आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वायदा किया गया। अगर जीविका दीदियों को 30,000 रुपए की सरकारी पक्की नौकरी देने की बात की जा रही है, तो ये महागठबंधन की तरफ से की जा रही है, सरकार बनने पर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो भी वायदे कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी, उन वायदा को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? अकेले नीतीश कुमार की। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मान लीजिए सरकार बन भी जाती हो, नहीं बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी तो हाथ झाड़ के खड़ी हो जाएगी। कभी नीतीश कुमार का वायदा था, नीतीश कुमार से पूछो, हमसे क्या लेना देना। तो ये मैसेज भी एक राजीव जी जा रहा है। और अभी तक जो बात कही जा रही थी कि साहब मोदी जी ने बहुत बड़ा अस्त्र चल दिया है, जीविका दीदियों को और किस किस को, महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया है, वो सारे अस्त्र धराशायी हो गए हैं। और आज जिस भाषा में एनडीए के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है राजीव जी, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि बहुत ज्यादा बेचैनी एनडीए में है, खासतौर से बीजेपी में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। इसलिए भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। हालांकि अभी और आगे गिरेगा, मोदी जी जब पहुंचेंगे चुनाव में, तब फिर मंगलसूत्र भी छीना जाएगा और बहस भी खुलेगी, सब चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले ही ये भाषा का स्तर गिरना शुरू हो गया है, रविशंकर प्रसाद से लेकर सम्राट चौधरी तक और नित्यानंद राय तक, सबका राजीव जी। तो ये भाषा का गिरता स्तर आज से ही ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बैरोमीटर बिहार विधानसभा के चुनाव में एकदम से टिप हो गया है। वेंटिलेटर पर ना ले जाना पड़े इस गठबंधन को राजीव जी। गठबंधन को वेंटिलेटर पर ना ले जाना पड़े, लेकिन क्या नीतीश बाबू यहां सचमुच अलग थलग पड़ गए हैं एक इस चाल से? और क्यों उधर एनडीए परेशान है? रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उधर सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, और भी तमाम नेता एनडीए के और हमलावर हो गए हैं इधर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा के बाद ही। आखिर क्या कारण, क्या कुछ हो सकता है? और नीतीश बाबू के बारे में जब पूछा जा रहा है तो परेशान हो जा रही है भाजपा, क्यों आखिर? शकील जी, कैसे देखा जाए? देखिए, नीतीश के जो पतन की कहानी है वो भारतीय राजनीति की सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण है। एक वक्त ऐसा था जब राहुल गांधी उन्हें अपने साथ लाना चाहते थे। 2009 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अशोका में। पहली मतलब बड़ी वाली पहली, छोटी मोटी तो कहीं वैसे मिल जाते हैं, बातचीत हो जाती है, बाकायदा इनवाइट करके एक बड़ी। और उसमें उन्होंने पहली बार नीतीश कुमार के काम की, नीतीश कुमार की बहुत तारीफ की थी, जबकि नीतीश कुमार उन दिनों बीजेपी के साथ। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की सारी प्रारंभिक चीजें तय हुई, आगे बढ़ी, तो भी राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, बाकी लोगों ने नीतीश को हमेशा आगे बढ़ाया। और नीतीश के बारे में यह कहा जाता था, जो बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, विश्लेषक हुए हैं, जो उनके प्रधानमंत्री पद बनने की घोषणाएं कर रहे थे, तो वो सब एक ही बात कर रहे थे कि नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर इंडिया गठबंधन के साथ जाके, जब इंडिया गठबंधन नहीं था, विपक्ष के साथ जाके, कांग्रेस के साथ जाके। और आज स्थिति क्या है? आज हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे या नहीं। और मुख्यमंत्री बनना भी बहुत बड़ी बात है, अलग बात है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी घोषित होंगे कि नहीं होंगे। तो उनका पतन जो है भारतीय राजनीति में सबसे विडंबनापूर्ण पतन है। कहां इतने ऊपर थे वो कि राहुल गांधी जो उस टाइम बिल्कुल यंग थे, नए आए थे, 2009 की बात है, 2004 में जीते थे, उनकी तारीफ कर रहे विपक्ष में रहते हुए। कौन करता है? सत्ता पक्ष के नेता, जबकि राहुल गांधी उन्हें सराह रहे थे। और आज स्थिति क्या है कि उनकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं बची। तो ये तो है नीतीश कुमार की कहानी साहब। अब दूसरी बात जो है, जो काम महागठबंधन को करना है, वो है माहौल को फिर से उठाना। माहौल एक बना बनाया था, बहुत जबरदस्त माहौल 2 महीने पहले वोटर अधिकार यात्रा से बन गया था। उसमें थोड़ा ठहराव आ गया है। अब उस ठहराव को तोड़ के वापस वही टेम्पो कायम करना, और उसके बाद जो लास्ट काम इन्हें करना है, मैच फिनिशर बनकर दिखाना। कांग्रेस, विपक्ष सब जो है मैच के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन पकड़ बन जाने के बाद वो बीच में कहीं ढीली न पड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो
हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ यही होता था 70 और 80 के दशक में। अच्छा खेलते थे लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाते थे। फिनिश करने से होता जीतने से, मैच फिनिशर यानी जीतना। ये चीज कपिल देव ने 83 में शुरू करी थी और उसके बाद धोनी और फिर विराट कोहली और बाकी बहुत सारे लोग। तो ये चीज अब इस बार करके दिखाना है उन्हें कि मैच फिनिशर बन के दिखाना है। हमने मैच की बढ़त शुरू करी, अच्छी करी और अब मैच हम जीत भी रहे हैं। दूसरी बात जो खास है कि जो तेजस्वी ने कहा है, जितनी भी घोषणाएं की है, वो सारी हमें उम्मीद है कि इनके चुनाव घोषणा पत्र में आएगी। और जिस तरह से तेजस्वी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मेरा इसके ऊपर होमवर्क है, मैंने इसमें सारा का सारा अध्ययन किया है, तो ये चीज जो है एक छोटी सब कमेटी बना के या 3 लोग या 4 लोग किसी भी तरह से या छोटी छोटी बुकलेट छाप के ये जनता तक पहुंचाई जाना चाहिए कि ये हमारे महागठबंधन के प्रमुख घोषणाएं हैं, वादे हैं, जो भी कहना उचित समझे वो घोषणाएं वादे, और उसके करने का हमारा ये प्रोसेस है। क्यों मोदी मीडिया बार बार पूछेगा, वो इसमें पूछ रहा था जब तेजस्वी ने कहा कि इतनी नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाओगे। मोदी 2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे थे, एक सवाल कभी नहीं आया कि भैया पैसा कहां से लाओगे। ये 10-10 हजार रुपया जो दिया गया है, ये किस खाते से दिया गया है, ये कहां से आया, ये कोई मद है, ये किस तरह से खैरात है, क्या है ये 10,000 रुपए। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मैं जीविका दीदियों को सैलरी दूंगा। सैलरी की घोषणा सरकार करती है, सैलरी देना चाहिए, अच्छी बात है, कागज में होती है, दान नहीं। ये तो आप दान दे रहे हो, क्या है ये, दान है, क्या है, किस मद में है। तो ये सारी चीजें जो है क्लियर करना पड़ेंगी और बताना पड़ेंगी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, राहुल अपने दौरे शुरू कर देंगे, प्रियंका और खड़गे शुरू कर देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठते रहेंगे। राहुल एक जिले में जाएंगे, फौरन एक सवाल आएगा कि उस जिले में क्यों नहीं गए, प्रियंका उस जिले में जाएंगी तो वहां क्यों नहीं गए। कभी हो सकता है कि प्रियंका और खड़गे जी एक साथ कोई मीटिंग कर दें तो राहुल और प्रियंका क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सवालों का न कोई जवाब होता है, न कोई जवाब इनका राजनीति में दिया जाता है। ये सब बेमतलब के सवाल होते हैं, उलझाने के लिए जो उलझ जाते हैं इनमें, वो उलझ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस इसमें उलझने वाली नहीं है, न तेजस्वी इसमें उलझने वाले हैं। अब जो सवाल है कि जो बाकी जो छोटे छोटे दल के साथ जुड़े हैं, जिनका तेजस्वी ने शुक्रिया अदा करा, गुप्ता जी का, मुकेश सहनी को तो मुख्यमंत्री बना दिया है उन्होंने, इन सबको साथ लेके किस तरह से चला जाए। क्यों? क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि आरजेडी पिछले 2 बार से नंबर 1 पार्टी बन रही है। 2015 का लास्ट चुनावी जो था उसमें आरजेडी 80 सीटें जीती थी, 80 नंबर 1, और जेडीयू 71 सीटें जीती थी, 80 सीटें। और उससे पहले वाला चुनाव कौन सा था, 2020 वाला। उस 2020 में आरजेडी 75 सीटें जीती थी, नंबर 2 पे बीजेपी थी 74 पे, तो 75 जीती, फिर 80 जीती। अब वो थोड़ी हो सकता है और बढ़ाए आरजेडी, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होगी, बाकी जो गणित है वो सब बाकी दलों को पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ अकेले तेजस्वी लीड ले सकते हैं, तेजस्वी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी स्कोर करना पड़ेगा। कांग्रेस कितनी सीटें लाती है, मुकेश सहनी कितनी सीटें लाते हैं। लेफ्ट का आमतौर पे माना जाता है कि लेफ्ट जो है ठीक ठाक स्कोर रेट देगा, ठीक देगा, और गुप्ता जी जिनको दी सीटें वो कितनी देगी। तो इसलिए तेजस्वी को और कांग्रेस को इन लोगों के साथ एक बार बात करके कि सब अपने क्षेत्र में अच्छी तरह काम करें और सबको अपनी सीटें जीत के लाना है, तब संख्या जो है बहुमत से ऊपर जाएगी। और एक बात और है, 122 पे हो रहा है बहुमत, लेकिन 122, 123, 125, 128 में सरकार नहीं बनने वाली, चुनाव आयोग नहीं बनने देगा। 8-10 सीटें पुनर्मतगणना के नाम पे तत्काल खत्म कर दी जाएंगी। कम से कम मार्जिन इतना होना चाहिए कि चुनाव आयोग अपना सर पटक ले, हाथ उठा दे कि भाई साहब इतनी सीटों पर तो मैं पुनर्मतगणना नहीं करा सकता, और मार्जिन भी इतना ज्यादा है, तब बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। ये बात उन लोगों के ध्यान में होगी, सारे सीनियर नेता हैं वहां, उन्हें मालूम होगा कि 122 लाने से कोई काम चलने वाला नहीं है। पिछली बार आरजेडी की 80 आई थी, इस बार उसका टारगेट क्या है हमें नहीं मालूम। उसका टारगेट 100 और 100 से ऊपर होना चाहिए उसका टारगेट,
और बाकी लोगों का जो है वो उसी तरह से होना चाहिए, उसके अनुपात में वो कितना है क्या है ये इन लोगों का काम है, वो देखेंगे। मगर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि 122 में सरकार बीजेपी नहीं बनने देगी। जी राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इतने कम मार्जिन में, और वो भी 122 123 सीटें ला के अगर आप सरकार बनाना चाहें तो फिर वहाँ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए यहाँ आपको 10-20 सीटें ज़्यादा चाहिए होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मजबूत विपक्ष, मजबूती के साथ आना होगा कुल मिलाकर कहें तो। लेकिन ये तो 14 तारीख को पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आए। लेकिन रिजल्ट से पहले क्या कुछ होने जा रहा है, और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या यहाँ पर एनडीए में, आज की तारीख में एनडीए में सब कुछ ठीक दिखाई देता है आपको? देखिए, एनडीए में ऊपरी तौर पर क्या है कि इसको समझने की जरूरत है, ठीक और ठीक नहीं दिखने में। कि घोषणा तो है कि एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा है। भाई अमित शाह जी के पास सारे नेता पहुंचे, एक जैसी भाषा में ट्वीट हुए, सबने कहा सब कुछ अच्छा। लेकिन बिहार आए तो क्या हुआ, लगा कि गठबंधन अब टूटा कि तब टूटा, सब अलग अलग जुबान बोलने लगे, फिर से सबका पैचअप किया गया, फिर सबको वैसे ही ट्वीट करने पड़े कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक होने या नहीं होने का मतलब वो सीट शेयरिंग ही था कि इससे ज्यादा कुछ है, ये बात है। अब नीतीश कुमार जिस तरह से संजय झा पर नाराज हुए, या वो ऐसी खबर चली, जिस बात को लेकर हुए कि उनको मुख्यमंत्री फेस नहीं घोषित किया गया, ये कैसा गठबंधन लेकर आए, वो बात अब भी उलझा हुआ है। और अब तो और ज्यादा उलझ गया है जबकि महागठबंधन ने अपना फेस घोषित कर दिया है। तो एनडीए में ये एक तरह की चीज है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी अब वर्चस्व स्थापित करती दिख नहीं रही है, बल्कि कर चुकी है। किसी समय जेडीयू ये तय करता था कि किस पार्टी को कितनी सीटें देंगे, लेकिन आज ये सारा कुछ अमित शाह तय कर रहे हैं, बीजेपी तय कर रहे हैं। तो आपको चिराग पासवान को छोड़ करके बाकी जो दल हैं, हम और आरएमएल, ये दोनों एक तरह से नीतीश कुमार जी की ही पार्टी से निकले हुए लोग हैं, और उनके ही डिक्टेशन पर उनके साथ समन्वय बना करके भी चलते रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान वो हनुमान जो बोलते हैं खुद को, वो बीजेपी के साथ मिलकर के जिस तरह से 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर, बीजेपी को तैयार कर बैठे, वो भी एक बीजेपी की ही रणनीति का हिस्सा दिखता है। इससे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन सबको सेक्रीफाई करना पड़ा है, और वो दुखी हैं, उनकी पार्टी में भी असंतोष है, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप देखें, हमने उदाहरण दिया कि भाई जब उत्तर प्रदेश से एनडीए का घटक दल, महाराष्ट्र से एनडीए का घटक दल आकर के बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है, तो एनडीए बोल करके कुछ सामने नहीं दिखता। और एनडीए का अब तक भाई इतना सब कुछ बढ़िया है, तो अब तक तो साझा घोषणा पत्र भी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। साझा घोषणा पत्र की घोषणा महागठबंधन की ओर से पहले हो रही है। अब दूसरी बात है कि इस चुनाव में कौन सा मुद्दा जो है एनडीए लेकर के जनता के बीच जाने वाला है। अब तक ऐसा कोई मुद्दा दिखता नहीं है, सिवाय इसके कि वो जंगल राज की बात याद दिलाते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं दिखता। यानी 20 साल पहले की बात, जंगल राज, जो कि एक कपोल कल्पित कल्पना भी बोल सकते हैं, उसको याद दिलाया जाता है। क्या मुजफ्फरपुर में जो आवास में, इसमें हॉस्टल में महिला, क्षमा कीजिए, वो जो होता महिलाओं को जो भेजा जाता है जिस जगह पर हॉस्टल नुमाई होता है, मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ, जो एक साथ जो कांड हुआ था जिसमें 34 बच्चियों ने कहा था कि उनके साथ रेप हो रहे थे, लगातार रेप हो रहे थे, सामूहिक रेप हो रहे थे, और उस मामले में की जांच हुई। जेडीयू की मंत्री थी, उनका नाम आया, मंत्री थे चंद्रेश्वर वर्मा जी, उनकी पत्नी मंजू वर्मा जी, दोनों सब जेडीयू के नेता रहे, मंत्री रहे।
और इस बार भी उनके बेटे को चेरिया बरियारपुर से टिकट दिया गया है, बेगूसराय में ही पड़ता है। तो आप ये समझिए कि वो उससे भी बड़ा कुछ जंगल राज हो सकता है क्या, कि बच्चियों के साथ में लगातार संगठित तरीके से अपराध होते रहे और उसको बचाया जाता रहा। वो भी जो अपराध करने वाला था वो पत्रकारिता के नाम पर ऐसा कर रहा था, ये सरकार से संबंधों के आधार पर कर रहा था, उसको सरकार से पैसे मिल रहे थे, सारी चीजें थी। इस जंगल राज के बारे में तो कोई नहीं कहता, उसका जिक्र नहीं करता। तो लेकिन बात यह है कि मुद्दा जो एनडीए के पास होना चाहिए वो एनडीए के पास मुद्दा अब नजर नहीं आता है। ये सबसे बड़ी बात है। महागठबंधन ने रोजगार का मुद्दा तय कर रखा है, उन्होंने जीविका दीदी के लिए भी स्थायी रोजगार की बात की है और बहुत सारी योजना लेकर वो आने वाले हैं। तो अब जो असली लड़ाई होगी, भाई गठबंधन तो तय दिखता है दोनों तरफ, अब मुद्दे पर जनता के बीच क्या जाते हैं। पहले आप कितनी बार गए, कितना विश्वास जताया दिलाया। भाई सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल भी रहता है, रिजर्वेशन का सवाल भी रहता है, इस पर महागठबंधन कितना विश्वसनीय है एनडीए के मुकाबले, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी ने लीड दिलाई है इस मुद्दे पर कि संविधान कैसे बचाया जाए, रिजर्वेशन कैसे बचाया जाए, हिस्सेदारी कैसे दी जाए, ये सारी बातें हुई हैं। तो हमें लग रहा है कि मुद्दों के मामले में एनडीए पीछे पड़ रहा है और जो एकता दिख रही है एनडीए में वो एकता भी ये डिक्टेशन वाली एकता है, ये आदेशात्मक एकता है जो किसी न किसी दबाव में एकता दिख रही है। जबकि इधर महागठबंधन में जो एकता दिख रही है वो शिकवा शिकायत करते हुए बनी हुई एकता है। इन दोनों में बहुत फर्क है। एक डांट करके किसी को एकजुट करिए, डरा धमका करके लोभ दे करके एकजुट करिए, और दूसरी तरफ शिकवा शिकायत करते हुए कुछ फ्रेंडली फाइट जैसे सिचुएशन बनते हुए भी एकता दिख रही है। तो ये नेचुरल एकता है और वहां एक बनी बनाई हुई एकता नजर आती है। जी बिल्कुल, एकता एनडीए बनाम महागठबंधन हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी। और यहाँ पर क्या अब यहाँ से मैदान जो है वो साफ हो चुका है, पता है कि किधर क्या कुछ होने जा रहा है। एनडीए की चर्चा बहुत कम हो रही है, इसलिए मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि सब तो लगे हुए हैं महागठबंधन की तरफ, महागठबंधन की बात कर रहे हैं सब। बारी में ही कहा कि इंडिया गठबंधन का सब कुछ तय हो चुका है। उनका इलेक्शन का एजेंडा, स्लोगन, नेता, मुख्यमंत्री पद का दावेदार, उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार, सब तय हो चुका है। यहाँ तक कि वो जो एक ईबीसी का मामला है उसको भी मुकेश सहनी के जरिए एड्रेस हो गया, वो कि रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उसको। और तो एक जो सामाजिक न्याय का जो एक पूरा गठबंधन है वो सामने दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में सामने है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सारे गठबंधन के पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बैठक या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की कब हुई या कब हो सकती है, ये संभव नहीं है। ये एनडीए में एक ही मंच, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी का एक मेज पे बैठ सकते हैं। तो ये बीजेपी को करना होगा, ये उनके सामने चुनौती है कि उनको भी अपना गठबंधन दिखाना पड़ेगा, उनको भी अपना नेता दिखाना पड़ेगा। दूसरा कि अब अगर आप नीतीश कुमार को तिरस्कृत कर रहे हैं कि साफ साफ अमित शाह ने मना कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हमारे दावेदार स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया। तो अब क्या है कि जो नीतीश कुमार की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको स्पष्ट संदेश चला गया कि अब उनको क्या करना है। तो और नीतीश कुमार पूरे एनडीए खेमे में इनके दोनों उप मुख्यमंत्री को जोड़ दीजिए, चिराग पासवान को भी जोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी को भी जोड़ दीजिए, पूरे एनडीए खेमे में मास लीडर अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। वो जैसे भी हैं वो भूल जाते हैं, उनकी कुछ पब्लिक प्लेस स्पेस में
कुछ एक्टिविटीज भी ऐसी दिखाई देती है जो सामान्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेता वही हैं और उनको अगर आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बना रहे हैं और आपकी नीयत में यह है कि हमको सामाजिक न्याय का चैप्टर बिहार से बंद करना है, बीजेपी जो उसमें जा रही है, जिस मंशा के साथ जा रही है कि बिहार उनके रास्ते का रोड़ा है, सब जगह उन्होंने सरकारें बना ली हैं। बिहार एक अकेला राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी की पैदाइश के बाद कभी नहीं बन पाया। तो वहां पे एजेंडा आप सामाजिक न्याय की हवा निकालने के लिए, सामाजिक न्याय के खिलाफ एजेंडा में जा रहे हो, आपका छुपा हुआ एजेंडा है। और इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार गिरिराज सिंह हैं, वही होंगे। ये इसलिए नीतीश कुमार को घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी मंशा है कि सामाजिक न्याय का बिहार से चैप्टर क्लोज किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। तो नॉट फाउंड सुटेबल वाला जो एक इनका तरीका है वो वहां बिहार में चला रहे हैं। अब यहां से देखना है कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन अब कितना फोर्सफुली, जैसे शकील जी कह रहे हैं कि अगर वो बहुत फोर्सफुली उनको अपने एजेंडा के साथ दिखना पड़ेगा। उनके पास ज्यादा बड़ी गैलेक्सी है नेताओं की, ज्यादा, और सब लोग बाहर से भी जाएं वहां पे और बड़ा एक प्रचार जो है दिखना चाहिए। एक मंच पे राहुल नीतीश आ चुके हैं अभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी, और वो फिर भी दिखाई देंगे। एनडीए के साथ ये दिक्कत है कि एनडीए में नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह और चिराग पासवान ये एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अब इसका बड़ा स्पष्ट संदेश जो है वो डाउन द लाइन जाएगा। इसका कितना एडवांटेज इंडिया गठबंधन या महागठबंधन उठा पाता है ये देखना होगा। जी राजीव जी। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे ये तो कहा जा सकता है कि अब संकट जो है वो काफी ज्यादा इस समय दिखाई पड़ रहा है एनडीए के सामने। तो एनडीए जो है वो काफी ज्यादा अब संकटग्रस्त नजर आता है, इसमें कोई दो राय मुझे लगता है कि नहीं है। और शायद एनडीए के लोगों को भी कोई इस मामले में कोई दुविधा नहीं होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर वही बात है कि अब एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर निश्चित तौर पर अब सवाल उठेंगे। और अब ये सवाल उठना, जैसे कहा प्रशांत जी ने कि गिरिराज सिंह जो है वो उनका एनडीए का चेहरा होंगे, बाद में होंगे। मतलब बाद में होंगे तो आप अभी क्यों नहीं लड़ लेते गिरिराज सिंह के नाम पे? भाई अगर गिरिराज सिंह आपके बाद में चेहरा होंगे या सम्राट चौधरी आपके बाद में चेहरा होंगे या कोई भी आपके बाद में चेहरा होंगे, तो आपका चेहरा इतना मजबूत क्यों नहीं है कि आप उसके सामने रख के चुनाव लड़ सकें? जबकि आपको जो है सपना पूरा करना है अटल बिहारी वाजपेयी का। भाई इंडिया गठबंधन ने अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया कि हम तो तेजस्वी के नाम पे लड़ रहे हैं। आप भी अपना चेहरा स्पष्ट कीजिए कि आप किसके नाम पर लड़ रहे हैं। यानी आप चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के नाम पे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगे आप गिरिराज सिंह को मौका मिलेगा। तो भाई ये छल कपट जो है ये ज्यादा समय चला नहीं करता है। महाराष्ट्र में ये छल कपट करके एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, तो भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। और इसीलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अभी तक तो संकट ये होता था कि नीतीश कुमार के ऊपर कब पलटी मार जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इनके ऊपर भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। अब भरोसा जो है वो उल्टा बीजेपी के ऊपर नहीं कर रहे नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार को आगे बीजेपी ढोएगी कि नहीं ढोएगी, ये भरोसा नीतीश कुमार को नहीं हो पा रहा है। तो नीतीश कुमार को जब तक ये भरोसा नहीं होगा तब तक एनडीए का कुछ होने वाला बिहार में राजीव जी नहीं है। और मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव था राजीव जी, और आप सबको याद होगा उस समय लौह पुरुष जो थे भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, पीएम इन वेटिंग थे। और उन्होंने बड़े गुस्से में पूछा था कि यूपीए का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, किसको बनाएंगे। और फिर उधर से आवाज आ गई, सोनिया गांधी ने कह दिया कि हमारे तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। और चुनाव उसी दिन पलट गया, 2009 में फिर से यूपीए लौट कर आ गया। तो यही आज परिस्थितियां जो 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले थी, जो सवाल पूछ रही थी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूछ रही थी ना कि इनका चेहरा कौन है जी। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी, ये मीडिया ही पूछ रहा था
कि भाई इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लेंगे। यही कहा जा रहा था कि तेजस्वी कांग्रेस को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, ये एक नहीं हो सकते। यही बयान राजीव जी रविशंकर प्रसाद के और अन्य लोगों के भी थे, जो आज रो रहे बुरी तरीके से। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे थे, जब आपका उत्तर मिल गया तो अब दूसरों की जवाब भी दे दीजिए। भाई जो सवाल आप दूसरों से पूछे थे वही सवाल जब आपके ऊपर है तो आपके पास उन सवालों का क्या उत्तर है। तो वो उत्तर एनडीए के पास नहीं है। और सीधी सी बात राजीव जी, जो मुद्दों की बात है, मुद्दे भी आज एनडीए के पास नहीं है। भैंस और मंगल सूत्र के अलावा और कुछ है ही नहीं। घुसपैठियों का मामला है, झारखंड में भी घुसपैठियों को लेकर आए थे, घुसपैठिए झारखंड से निकलकर अब वो आ गए हैं बिहार में। अब यहाँ भी वो घुसपैठिए कितना भारतीय जनता पार्टी मदद कर पाते हैं। जो एसआईआर कराया गया उसमें 22.5 लाख के आसपास जो नए नाम जोड़े गए हैं, उनमें से कितने घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए जोड़े गए हैं, ये तो समय आने पर बताया जाएगा। वो घुसपैठिए कितनी मदद कर पाते हैं, ये भी समय आने पर बताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है कि चुनाव आयोग के जरिए जो गड़बड़ियां कराने की कोशिशें की जाएंगी, और जिसमें कि एक तरीके से कहा जाए कि 22.5 लाख वोटों की बढ़त अभी से दिलवा दी है चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को, उसको पोलिंग बूथ पर जाकर इंडिया गठबंधन बराबर कर देगा और उससे ज्यादा आगे लेकर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ओपन मार्केट है, मैदान खाली है और जिसमें इंडिया गठबंधन ने बिसात बिछा दी है। नैरेटिव सेट है। इंडिया गठबंधन ने 3 बातें प्रमुख रूप से कही हैं। पहली बात जीविका दीदियों के लिए, दूसरी बात उससे पहले जो पहली बात जिसको बोलनी चाहिए थी, बेरोजगारों के लिए रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार की गारंटी, 20 महीने में सरकारी नौकरी पक्की, ये बात। फिर जीविका दीदियों की बात जिसे 30,000 रुपये महीने और भी बहुत सारे उनको फ़ायदा। और उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है संविदा नियुक्ति पर जो आज की तारीख में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करना। ये 3 महत्वपूर्ण। इसके अलावा बहुत कुछ एक रोड मैप है जो आज तेजस्वी यादव बोल रहे थे, बता रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत ने उनके नाम का खुलासा किया, उनके नाम का ऐलान किया, घोषणा की, और इसके साथ साथ ये साफ हो गया कि अब ये गठबंधन किस दिशा में जा रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो क्लोज हुए और बहुत सारे चैप्टर ओपन हुए हैं। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं नीतीश बाबू। नीतीश बाबू के नाम के साथ अब क्या करे एनडीए, ये अब एनडीए को सोचना है। लेकिन क्या ये चुनाव घुसपैठिया, मंगलसूत्र और ऐसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी लड़ना चाहेगी, एनडीए लड़ना चाहेगा, या यहाँ पर कुछ मुद्दों की बात होगी? ये सब कुछ सामने आएंगे, सारी बातें सामने आएंगी तब जब ये चुनाव जो है जिसमें तमाम जो दलों के नेता हैं वो आएंगे रैलियां करने के लिए। तो भाषणों का इंतजार आप कीजिए और मजा लीजिए बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव ओपन है, बहुत जल्द हमारी पूरी टीम आपको बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में दिखेगी और बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार कवरेज और शानदार चुनावी कवरेज आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, छठ पर्व बीत जाए और उसके बाद ऐसे भी रैलियों की बरसात होगी और हमारी तरफ से खबरों की भी बरसात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका